सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया। ये न केवल एक शुभ कार्य है, बल्कि मेरा ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय एल.पी. शाही जी के संसद के सदस्य रहते हुए मैं भी वहाँ 80 में पहली बार पहुँचा था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि साधारणतया जो बुजुर्ग सदस्य थे उनका मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और डॉक्टर एल.पी. शाही भी उनमें थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन किए। मैं बोलता था तो वो हाउस में तो वो उनमें थे जो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। आपको बताया गया है कि एक ज़माना वो था जब वर्तमान झारखंड और बिहार में विधि के क्षेत्र में केवल पटना लॉ कॉलेज था। तब उन्होंने विधि और न्याय के अध्ययन के लिए इस कॉलेज को स्थापित किया मुजफ्फरपुर में, और ये निरंतर तब से अब तक प्रगति के रास्ते पे है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये महसूस करता हूं कि 1948 में विधि और न्याय के जो आयाम थे, आज उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया है। आज विधि और न्याय के अध्ययन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो मैंने खुद लॉ किया है, इसलिए इसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो लोग कम होते थे जिनकी वास्तविक रुचि होती थी विधि और न्याय के अध्ययन में। अच्छे पुरानी अच्छी बैकग्राउंड के साथ कम ही विद्यार्थी हुआ करते थे लॉ की क्लासों में। जब किसी और कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता था तो आमतौर से लॉ में एडमिशन मिल जाया करता था। अब स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर इम्तहान होता है, और इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, और इतने नए नए क्षेत्र आ गए हैं, और विधि स्नातकों के लिए केवल कोर्ट ही एक जगह नहीं है जहां वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि कॉरपोरेट लॉ में तो ज़्यादातर काम दफ्तर में बैठकर ही होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसके आज के परिप्रेक्ष्य में उसके महत्व को समझेंगे। और एक बात और याद दिलाता चलूँ आपको कि बहुत पुराने वक्त से, और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं खुद लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, और बहुत लंबा नहीं लेकिन 2-3 साल। जब पहली बार इलेक्शन हार गया तब शुरू में तो मौका नहीं मिला, क्योंकि जब लॉ पास किया उसके 3-4 महीने बाद मिनिस्टर हो गया। लेकिन जब 91 में पहला इलेक्शन हारा हूँ, उसके बाद हमारे एक सीनियर ने मुझ पर दबाव डाला कि आप प्रैक्टिस की, तो 2-3 साल प्रैक्टिस भी की, और बहुत आत्मसंतोष के साथ कह सकता हूँ कि उस 2-2.5 साल में मेरे सीनियर ने मुझे जितने डी.डी. ठाकुर साहब थे
जो आसाम के गवर्नर थे, उससे पहले उप मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, और उनके बेटे बाद में चीफ जस्टिस हुए सुप्रीम कोर्ट के। तो लगभग 99% सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलीफ लेने में कामयाब भी हुआ था, तो वो बहुत संतोष। लेकिन ये अपनी प्रशंसा में नहीं, बिल्कुल भी ये बताने के लिए कि इसके बावजूद मैंने ये समझा कि मेरी जो सार्वजनिक जीवन की जो प्राथमिकताएं, वो मुझे लॉ के साथ न्याय करने में के लिए पूरा वक्त नहीं देती। और एक अंग्रेजी में कहावत भी है, वो उसकी टोन जो है वो पुरुष प्रधान मानसिकता की है, पैट्रियार्कल है, लेकिन उसके लफ्ज़ों पे मत जाइएगा, शब्दों पर, उससे उसका अंदाज़ा लगाइएगा कि कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं लॉ इज़ ए जेलस मिस्ट्रेस, इट डज नॉट लीव एनी स्कोप फॉर यू टू इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज़। आपको कोई दिन नहीं होता अच्छे लॉयर की ज़िंदगी में जिस दिन उसे घंटों पढ़ना न पड़े, और अगर आप घंटों नहीं पढ़ते हैं तो फिर बहुत कामयाब लॉयर हो पाना मुश्किल। हमारे यहाँ तो ऐसे भी कहा गया, तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। तो अब आप इस ज़माने में जब आप लॉ कर रहे हैं, तो आपने जानबूझकर ऐसा क्षेत्र चुना है जहां आपको, जब तक आप सक्रिय जीवन में हैं, आप ये संभव नहीं होगा आपके लिए कि आप कोई भी दिन बगैर अध्ययन किए आप गुजार दें। इस चेतना के साथ ये मानस आपको अपना बनाना पड़ेगा। फिर मैं इससे अलग हट के आपसे कहता हूँ कि लॉ, विधि और न्याय का क्या महत्व है। ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ये अभी कोई हाल के दिनों में कही हुई बात नहीं है। आपकी किताब होगी लीगल मैगजीन्स पर, और ये आपको उसमें मिलेगी। लॉ का जो बुनियादी उद्देश्य है वो ये चेतना पैदा करना है कि आप चाहे जितने बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। बी यू एवर सो हाई, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज एबव यू। केवल अध्ययन नहीं, आपके व्यवहार से, आपके कामों से, आपकी बातों से लोगों में ये चेतना पैदा होना चाहिए। इनफैक्ट सॉवरेनिटी बिलोंग्स ओनली टू लॉ। और भारत में तो ये हमारे डीएनए में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो राज ऋषि होते थे वो शासन के मामले में हस्तक्षेप तभी करते थे जब राजा स्वयं कानून, और हमारी परंपरा में उसको आप मर्यादा शब्द भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो मर्यादा का उल्लंघन करता था तब हमारे ऋषि और मुनि हस्तक्षेप करते थे, कहते थे ये इजाज़त नहीं। आज वही काम हमारे संविधान में या दुनिया में जो लोकतंत्र हैं उनमें वही काम अदालतों को सौंपा गया है। इसलिए
मर्यादा का क्या महत्व है, कानून के सम्मान का क्या महत्व है, या आत्मना पत्रा पते भिर्षम नरा सा सर्वा लोकस्य गुरुर भवत्युत अनंत तेजा सुबना समाहिता सा तेजसा सूर्य इवा भवासते। जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन, ये मैंने विदुर नीति से लिया है, जो मर्यादा का सम्मान करता है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पुरुषोत्तम कहलाता है। वे वास्तविक प्रभाव, निर्मल मन और एकाग्रता के कारण संसार में सूर्य के समान यश प्राप्त करता है। और जो पहली बात मैंने कही थी, ये केवल शासन के या विधि के सिद्धांत नहीं है, ये हमें समझना, अपने जीवन में आत्मसात करना, और अपने व्यवहार से आप भाषण चाहे जितना दीजिए, प्रभाव नहीं डालता है। जब आपके व्यवहार में वो चीज़ आत्मसात करने के बाद वो व्यवहार में परिलक्षित होती है, तब लोगों पर असर पड़ता है। भारत में बहुत, जिनके पास बहुत ताकत थी, ऐसे सत्ताधारी या जिनके पास सैन्य शक्ति थी, भारतीय समाज के लीडर, नेतृत्व करने वाले, प्रेरणा देने वाले सत्ताधीन लोग नहीं रहे। वो रहे हैं जिन्होंने सत्ता को ठोकर मारी, जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किए। हम प्रेरणा लेने के लिए उन चरित्रों को के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। और आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें 1948 के पहले जब यूनाइटेड नेशंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, मानव अधिकारों की घोषणा जब हुई, उससे पहले मानस बनने लगा था, वही बना, लेकिन उससे कुछ आप 30-40 साल पहले चले जाइए, दुनिया में उसकी कल्पना नहीं थी। दुनिया में कैसे काम होता था, हम हमारा रूप रंग ये है, हम औरों से श्रेष्ठ हैं। हमारा इबादत पूजा पाठ का तरीका ये है, हम औरों से श्रेष्ठ हैं। हमारी भाषा ये है, हम औरों से श्रेष्ठ हैं। मानव समता और प्रतिष्ठा की कल्पना नहीं थी दुनिया में। और जो आपसे विभिन्न होते थे, उनको उनके नागरिक की हैसियत से या प्रजा की हैसियत से, क्योंकि ज़्यादातर जगह राज व्यवस्था थी, उनके समान अधिकार नहीं होते थे। लेकिन भारत में चूंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति आत्मा से परिभाषित हुई, हमने रंग रूप, भाषा, पूजा पद्धति, इसको किसी को भी आधार नहीं बनाया। हमने तो कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा, वही परमात्मा विद्यमान। सामने से नजर आने वाली विविधताएं, हमारी संस्कृति कहती है उसका सम्मान करो, लेकिन यहाँ रुको नहीं। अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि सामने से नजर आने वाली विविधताएं, उसके पीछे छुपी हुई एकता को देख सको।
यानी हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। तो ऐसी संस्कृति क्या कहेगी? मैं तो कई साल पहले जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि 4,500 साल 5,000 साल पहले, ये किसी स्मृति का सूत्र नहीं जो मैं आप लॉ के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये वेद की ऋचा है। पाषण नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। अर्थात पाषण जो वेदों को नकारें, उसी से हिंदी में पाखंड शब्द बना है। नैगम जो वेदों की ऑथोरिटी को स्वीकार करें, और या कोई भी हो, राजा का ये धर्म है, ये राजधर्म है कि वो सब प्रकार के लोगों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करे। ये दृष्टिकोण हजारों साल से। तो अगर कुछ को कभी मन में अहंकार तो कभी मन में पैदा नहीं करना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी संस्कृति के वारिस हैं, ये हमारी विरासत है। इसलिए हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि हम अपने इन आदर्शों को और सिद्धांतों को, जो मर्यादा मैंने कहा कि हम अपने व्यवहार से इसे याद रखिए। धरती जब अपनी मर्यादा छोड़ती है तो भूकंप आता है। पानी जब अपनी मर्यादा छोड़ता है तो सैलाब आता है। इंसान अपनी मर्यादा छोड़ता है तो बड़ा अन्याय होता है। मर्यादा का हम सम्मान करें, यही कानून के सम्मान का मतलब है। और ये भी मत भूलिएगा कि वकीलों की बहुत ख़राब तस्वीर लोगों के दिमाग में रही। शेक्सपियर ने तो यहाँ तक कह दिया, लेट अस किल ऑल द लॉयर्स। आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि वकील सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वकील के अंदर संवेदनशीलता भी, वकील के अंदर न्याय के लिए, वो उस व्यक्ति के लिए जिसके पास अपनी बात करने की क्षमता नहीं, वकील उसकी आवाज़ बन सकता है। जो जिसके पास शक्ति नहीं, वकील उसकी शक्ति बन सकता है। और विधि के अध्ययन के साथ साथ एक मेरा आपसे आखिर में एक अनुरोध है कि हमारी परंपरा में कहा गया है, वाक प्रबद्धो ही संसार। इस संसार के सारे काम वाक शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं। आपके बोलने की कला, जिसके अंदर बोलने की कला है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़ा ज्ञान होता है उनके पास, लेकिन अपनी बात की अभिव्यक्ति करने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट होती है, थोड़ी अपने आप को प्रशिक्षण नहीं देते हैं, तो वो अपने ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। अपने अध्ययन के साथ वाक कला, अपने बोलने की कला, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अच्छे वचन से, कबीर ने बड़ा सुंदर कहा है कि मीठे वचन से क्या मतलब आप सब चीज़ों को साध सकते हैं। तो उस वाक कला को भी अपने अंदर विकसित करने पर पूरा ध्यान दीजिएगा। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।